हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज खास मेहमान हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री श्री जगदीश जी कलमंडा साहब। कलमंडा साहब से किसानों से जुड़ी समस्याएं हम जानेंगे, साथ ही किसानों के जन कल्याण कार्यक्रम किस तरह होने चाहिए इस बारे में हम बखूबी चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं जगदीश कलमंडा जी से। कलमंडा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक किसान के कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर बुलाया और किसानों की बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप STN चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जगदीश जी, भारतीय किसान संघ क्या है, इसकी रूपरेखा किस तरह देश में संचालित की जाती है? भारतीय किसान संघ एक किसानों का संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर है। ऐसा नहीं कि एक दो जिलों में या एक प्रांत में दो प्रांतों में चलता हो, पूरा अखिल भारतीय इसका स्वरूप है। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इसकी स्थापना 4 मार्च 1979 को अपने इस कोटा शहर में दशहरा मैदान में हुई थी। सद्य हमारे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझ करके और किसान जो किस प्रकार संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़े, देश और समाज का भाव लेकर के, इस विचार को लेकर के भारतीय किसान संघ की स्थापना 700 कार्यकर्ताओं पूरे देश भर से, लगभग 32 राज्यों से प्रतिनिधि आए थे, 700 के लगभग। उस समय 4 मार्च 1979 को स्थापना हुई थी। भारतीय किसान संघ के 3 प्रकार के कार्य हैं भाई। भारतीय किसान संघ केवल किसानों की आवाज़ नहीं उठाता, यानी कि किसानों का सर्वांगीण विकास हो, देश का सर्वांगीण विकास हो, समाज उन्नति करे, प्रगति करे, इन सब विचारों को लेकर के भारतीय किसान संघ चलता है। तो भारतीय किसान संघ का एक तो पहला कार्य है संगठनात्मक कार्य, क्योंकि संगठन यदि धरातल पर मजबूत होगा, गांव-गांव में ग्राम समितियां बनेगी, ग्राम समितियां वो भी सक्रिय होगी और अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए संघर्ष करेगी, तब जाकर के किसान संघ आगे बढ़ पाएगा। तो प्रथम तो हमारा यह है कि संगठनात्मक कार्य है। उसमें ऐसा है कि 3 साल में एक बार हमारी सदस्यता होती है और सदस्यता अभियान चलता है। तो गांव-गांव में, लगभग एक गांव में, अन्य वर्षों में पहले था भाई जहाँ 50 सदस्य बन जाते हैं, वहाँ पर ग्राम समिति का निर्माण होता है। अब यह जो कार्य का व्यापक बढ़ रहा है, तो हमने हमारे प्रांत में, जो चित्तौड़ प्रांत एक विशेष रूप से यहाँ बहुत अच्छा कार्य है, सब जिलों में, सब तहसीलों में, तो हमने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम 100 सदस्य तो होनी चाहिए। 100 सदस्य हो तभी हमारे ग्राम समिति का गठन हम करें। फिर इस प्रकार ग्राम समिति का गठन करके, फिर वैसे तो ये हमारे संविधान में है कि भाई 10 ग्राम समिति का गठन हो जाता है तो फिर तहसील का गठन करते हैं, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाते हुए, एक तो हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत पर हमारा कार्य और पंचायत संयोजक, सह संयोजक हो। दूसरा, हमारा प्रत्येक गांव में ग्राम समिति हो। तो हमने ये तय किया कि प्रत्येक गांव में हमारी ग्राम समिति का गठन हो। उसके बाद फिर तहसील का गठन होकर के, तहसील के बाद जिले का, जिले के बाद फिर प्रांत, प्रदेश और अखिल भारतीय, इस प्रकार की हमारी संगठनात्मक ये रचना है जो 3 साल में एक बार होती है। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा। हमारा जो कोटा जिले का जो लक्ष्य है वह 1 लाख सदस्य बनाने का है। हम अभी तक लक्ष्य तक ये लक्ष्य तक पहुँचे नहीं, पर जो मार्च का महीना, इसमें हमने संकल्प लिया है कि इसमें 1 लाख सदस्य सब गाँव में हम ग्राम समितियों का गठन करेंगे। आप अपना जीवन परिचय अपने दर्शकों को बताएं कि आप अपनी शिक्षा कहाँ से आपने पूरी की और किस प्रकार इस भारतीय किसान संघ से आप जुड़े। किसान बंधुओं, मेरा जन्म 12 जिले में है, झालावाड़ रोड पर गांव कलमंडा, उस स्थान पर मेरा जन्म हुआ। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि कलमंडा कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, अन्य प्रकार के कार्यक्रम हो, तो कलमंडा का कहीं न कहीं नाम आता। और कभी कभी बीच में तो ऐसा भी हो गया था, कहने में कोई शर्म नहीं है, सार्वजनिक है ये तो, है ना। तो हमारे बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई थी कि वहाँ पर जैसे कलमंडा से और आमापुरा के बीच में, 12 के बीच में, हमारे गांव से कुछ 2-5 सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो चोरी करना, लोगों को लूटपाट करना। तो कुछ समय 8-10 साल तो ऐसा वातावरण बना कि भाई कलमंडा किसके नाम से, चोरों के कलमंडा के नाम से, इस प्रकार जाना जाने लगा। अब हमारा गांव जो जाना जाता है वह कलमंडा वाले हनुमान जी के नाम से, बहुत अच्छा स्थान है और दूर दूर से लोग वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनका समाधान होता है। तीसरा, फिर वो जो इस प्रकार का वातावरण बना, तो बचपन में मैं तो छोटा था, लेकिन हमारे यहाँ संघ की शाखा शुरू हुई। फिर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा शुरू हुई और हमारे जिला प्रचारक थे उस समय परमानंद जी। तो वो जो उन्होंने कार्य किया संघ की शाखा के माध्यम से,
वो जो चोर उचक्कर उनको ठीक करना, किस प्रकार साम दाम दंड भेद जिस प्रकार वो हो सकते थे उस प्रकार उन्होंने उनका इलाज किया। और गांव एक बदनाम गांव के रूप में जो था वो फिर किनका हो गया, संघ वालों का गांव हो गया, क्योंकि ऐसा संगठन खड़ा हुआ वहाँ पर। तो ये सौभाग्य रहा कि ऐसे गांव में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। बचपन में दूसरी क्लास तक वहाँ पढ़ा। फिर मेरे पिताजी का ननिहाल है यहीं किशोरपुरा सुल्तानपुर के पास में है। वहाँ पर मेरे पिताजी के मामी जी वो अकेले थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तो फिर मेरे को वहाँ पर दत्तक पुत्र के रूप में बचपन से उन्होंने कहा भाई मैं इसको रखूँगी। वहाँ पर मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा। फिर बचपना था, बचपन में कई प्रकार की वो पाबंदियाँ मेरी दादी लगा देती थी। तो मैं वहाँ से मैंने कहा मैं तो यहाँ नहीं, मैं वापस गाँव जाऊँगा। तो गाँव जा कर के 8वीं क्लास तक मैंने वहाँ पर, क्योंकि 8वीं तक विद्यालय था। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमारे गुरुजी वास्तव में रात दिन कभी कभी जो इस प्रकार का आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय के हमारे गुरुजी थे धन्नालाल जी शर्मा और बाबूलाल जी बंजारा, जो प्रसिद्ध कवि हैं। वास्तव में उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दी गई शिक्षा, आज जो कई प्रकार के कहते हैं कि उस बच्चे के मारपीट कर दी, वहाँ कोई थाने में चले जाएंगे, कोई कहाँ चले जाएंगे। वास्तव में वो समय ऐसा है कि उसमें दबाव भी होना चाहिए। तो उनका इतना ज़बरदस्त दबाव और दूसरी तरफ से इतना ही स्नेह, विद्यालय समय में कोई कुछ नहीं करना, जिस प्रकार ठुकाई होनी चाहिए उस प्रकार सब प्रकार से। लेकिन विद्यालय के बाद वहीं गांव में रहते थे। आजकल तो 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं, लेकिन दोनों अध्यापक वहाँ रहते थे। रात को 8-8, 9-9 बजे तक घूमते थे, कौन बच्चा क्या कर रहा। हमारी दम नहीं थी हम साइकिल पर बैठ करके उनके सामने से निकल जाएं। हमें रामायण जी पढ़ना सिखाना, नवरात्रा में जैसे रामायण जी बिठाए थे। तो इस प्रकार का जीवन। फिर जैसे 12 आया तो 12 में 9वीं 10वीं में पढ़ाई शुरू हुई। तो थोड़े दिन गांव से कोई साधन नहीं था, बसें आती नहीं थी पर्याप्त। तो फिर मेरे मौसा जी 12 रहते थे। तो मौसा जी के साथ, मौसा जी ने कहा क्या को परेशान रहता है यहीं पर। तो वहीं पर मौसा जी के साथ में रह करके उन्हीं के पास में और पढ़ाई शुरू की। दुर्भाग्य रहा कि पिताजी गांव के सरपंच भी थे, ये सौभाग्य था। और ऐसे सरपंच साहब को उन्होंने पराजित किया जो व्यवहार में बहुत अच्छे थे, लेकिन 20-22 साल से उनको कोई हरा नहीं सकता था। तब गाँव वालों का एक ही था भाई ये व्यक्ति हरा सकता है इनको। तो पहली बार में तो वो भी चुनाव हारे, लेकिन दूसरी बार में उनको विजय मिली। तो इस प्रकार का जो था। फिर उसके बाद में जो 12 रहा तो 12 वही संघ की शाखा में आना जाना। संघ की शाखा में फिर ऐसा प्रभाव, जो राम जन्मभूमि आंदोलन जब चला तो उसका ऐसा प्रभाव था कि हमारे देश में राम जी का नाम नहीं ले सकते, राम जी का मंदिर नहीं बना सकते, राम जी के कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो उस समय जब राम मंदिर आंदोलन चला, श्री राम शिला पूजन, श्री राम श्री ज्योति रथ यात्रा, पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के जो कार्यक्रम थे उनको सुनते थे, तो सुनकर के अलग ही प्रकार का एक भाव था कि नहीं ये जो जीवन है, ये जीवन अब देश और समाज के लिए है। 1987 में पिताजी का कैंसर की वजह से देहावसान हो गया। तो मेरे मामा जी और मौसा जी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से, कहीं कोई गांव का जो वातावरण था उस वातावरण में ये घुल मिल करके कहीं गलत दिशा में नहीं चला जाए, तो बराबर 12 महीने कहीं गाँव भी 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं जाने देते थे। वहीं उनके पास में रख करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। और ये जो जन्मभूमि आंदोलन जब चला तो उसमें बहुत अधिक मन में बार बार एक ही भाव था भाई देश और समाज का काम करना। तो मैं 12वीं पास करके और फर्स्ट ईयर में के बाद में मैं संघ का प्रचारक निकल गया 1991 में। 1991 में प्रचारक निकला तो बूंदी जिले में हिंडोली तहसील वहाँ पर रहा मैं 5-6 साल तक हिंडोली। फिर बाद में नैनवा, दोनों तहसीलों में प्रचारक रहा। उस समय जन्मभूमि आंदोलन के कार सेवा का इनका जो 90 की कार सेवा थी उस समय मैं घर पर ही था। तो हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में एक होड़ थी कि दोनों जाएंगे। और माँ को लग गया कि वास्तव में ये दोनों मानने वाले नहीं। फिर एक दिन माँ ने बिठाया और उस समय ऐसी परिस्थितियाँ, खुला चैलेंज था कि परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। लगता था कि जाते ही गोलियाँ चलेगी, वापस आएंगी, जीवित भी वापस आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे वातावरण में उस समय मैं 10वीं में पढ़ता था। पर मन का जो भाव था राम जी के प्रति समर्पण का ऐसा था कि नहीं कुछ भी हो जाए जाना है। पर उस समय फिर माँ ने बिठा करके कि भाई आप, मैं भाभी जी के भी कोई डिलीवरी पीरियड था तो उन्होंने कहा भाई राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ने सेवा की, तो इसी प्रकार तो लक्ष्मण तो तेरे भाभी यहाँ रह रहे तो इसकी सेवा कौन करेगा। और उसको लगा कि भाई ये जाएगा। तो मेरे मामा जी से भी उसने झूठ बोली, मामा जी से नहीं कहा भाई ये जा रहे हैं। तो भाई साहब को समझा करके और कि भाई चुपचाप चले जाना, मामा जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हमारे गांव से लगभग 15 कार सेवक 90 में गए। फिर 92 कार सेवा में संघ का प्रचारक था तो निकालना करना। और उसके बाद में मैं 97-98 में हिंडौन जिला जो संघ दृष्टि से बना रखा था, जो बाद में करौली जिला हुआ, उस करौली जिले में मैं प्रचारक रहा। प्रचारक जीवन से वापस आया क्योंकि मैं जिस दादी के पास दत्तक पुत्र था तो वो दबाव भी था कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उस दबाव में फिर परिवार वाले वापस लेकर के आए और शादी हुई। शादी के बाद में 1-2 साल में गांव में रहा, वहाँ पर संघ का काम किया। फिर उसके बाद में किशोरपुरा आकर के मैं खेती बाड़ी में
को संभालने की दृष्टि से, लेकिन खेती बाड़ी पर ध्यान कम, देश और समाज का ध्यान, क्योंकि फिर उसके बाद में संघ का तहसील कार्यवाह, सह तहसील कार्यवाह, संघ का जिला सहायक प्रमुख, जिला सह जिला कार्यवाह, जिला कार्यवाह रहा 5 साल तक संघ का। कोटा जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए, संचलन वगैरह, जो अपने प्रवीण भाई तोगड़िया वगैरह आए थे सांगोद में। इस प्रकार मेरा जो जीवन यात्रा बराबर चल रही थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या है कि संघ जो चाहता है कार्यकर्ता को वैसे बनाना होता है, कार्यकर्ता जो चाहता है वो नहीं होता, क्योंकि हम तो ध्येय निष्ठ हैं। तो जो संघ ने कह दिया, और संघ ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में उसको दिया जाता है उस क्षेत्र की ABCD नहीं जानता वहाँ। हालांकि मेरे क्या है कि जैसे बड़े भाई साहब वो भी किसान संघ में शुरू से हैं, तो किसान संघ के तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री, जब भी जिला मंत्री है 12 में, तो वहाँ जो किसान संघ के कार्यकर्ता जब भी मिलते थे कोई सामाजिक कार्यक्रम में, शादी विवाह में, तो ये कहते थे बार बार कि नहीं आपको किसान संघ में काम करना। अब मैं उनसे दूर भगता था, मैंने कहा हाथ जोड़े, मैं संघ में काम करूंगा, इसके अलावा कहीं काम नहीं करूंगा, मुझे किसान संघ से कोई लेना देना। लेकिन संगठन की जो योजना रहती है, संघ को लगा कि भाई अब इनको किसान संघ में देना चाहिए। तो 2017 में हमारे प्रांत प्रचारक जी आए, फ़ोन किया, उन्होंने कहा बंधु, मैंने कहा घर पे हूँ, कि मैं चाय चढ़ा दे, 3 मिनट रुकूंगा, चाय पीऊँगा इतनी सी देर, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। आए, चाय पी, वास्तव में वो आए तब तक चाय कंप्लीट थी, चाय पी, कप रखा और मेरे कंधे पर हाथ रख करके बंधुवर, अब आज से आपकी योजना रचना जो भी संगठन में किसान संघ करेगा, मैं समझता हूँ आप कोई किंतु परंतु करेंगे नहीं, क्योंकि संगठन की जो योजना इसी प्रकार की है। तो मैंने कहा भाई साहब संगठन की जो भी योजना ठीक है, स्वीकार है। तो इस प्रकार 2017 मुझे किसान संघ में ये था भाई जिले में दायित्व तो दिया जाए, लेकिन वो प्रांत में का सहकारिता प्रमुख बनाया, फिर उसके बाद में प्रांत महामंत्री, और अभी 3 साल से प्रदेश मंत्री का दायित्व। तो इसमें कई प्रकार के अनुभव आए, किसानों से किस प्रकार लड़ना, क्योंकि नया नया था, इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। पहली बार हमारे क्या है कि झालावाड़ जिले का आंदोलन हुआ, 2017-16 का खराबा था, वसुंधरा सरकार थी, मुखिया थी वहाँ की, पर वो अन्य जिलों ने आंदोलन किए। उस समय हमारा झालावाड़ में काम कमज़ोर था, तो वहाँ के कार्यकर्ता किसानों ने आंदोलन नहीं किया, तो सबको मुआवजा दिया, लेकिन झालावाड़ का मुआवजा रोक दिया गया। तब हमें लगा कि भाई मुखिया है और उन्हीं के ज़िले का, तो इससे अच्छा उसे और क्या मिलेगा। तो हमने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया, और वास्तव में आंदोलन ऐसा हुआ, मेरा भी पला पला अनुभव था। 40 स्थानों पर हमने झालावाड़ जिले को जाम किया। एक जो नुक्कड़ था मंडावर, अपने जो झालावाड़ 12 रोड पर है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास थी, लेकिन मन में भय तो था, क्योंकि इतना पहली बार। पर हमारे और भी अन्य कार्यकर्ता थे, 12 जिले के थे, 12 जिले के पहले किसान आंदोलन में जेल जा चुके थे। तो वो कहे भाई साहब पहले हम तो जेल जा चुके हैं, फिर ऐसा, मैंने कहा जो भी होगा सब साथ चलेंगे, एक बार तो आप यात्रा करिए है, दूसरी बार मैंने कहा मेरा भी सौभाग्य रहेगा आपके साथ, और दोबारा मेरी भी यात्रा हो जाएगी। तो हमने तय किया था कि महिलाएं भी हो और जानवर भी हो, इस प्रकार का जो एक दृश्य, इस प्रकार 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक बाहर प्रदर्शन करेंगे, फिर 1 घंटे पर रोड पर आकर के रोड को जाम करेंगे। यदि सरकार सुनवाई नहीं करती, प्रशासन नहीं सुनता, तो फिर 1 घंटे के लिए पूरे झालावाड़ जिले को जाम किया जाएगा। प्रशासन सरकार झुकी नहीं, उनको उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई क्या है, तो 4-5 लोग, लेकिन जैसे 40 स्थानों से पूरा झालावाड़ जिला जाम हुआ, और देवयोग से मानो कि हम गाँव में जाते थे ना, तो खूब लोग आते थे, लेकिन उस समय एक भय भी था लोगों में। तो जो भी आए वो पैदल पैदल आए, साधन लेकर के नहीं आए, लेकिन ऐसा क्योंकि ईश्वरीय कार्य हैं। तो जो हमने तय किया था भाई जानवर भी हो, गायें भी हो, किसान की महिलाएं भी हो, तो पहले तो ये लग रहा था कि भाई हम तो 5-25 ही किसान हैं, और महिलाएं कहाँ से लाएं, जानवर कहाँ से लाएं। पर ऐसा योग जुड़ा कि पास में 5-10 गौ माताएँ थी, वह थी पास में कोई एक किसान का खेत भी था और मकान भी था, वहाँ पर पराल वगैरह इसकी ज्वार की पुड़ियाँ पड़ी हुई थी, हमने वो ला करके वहाँ रोड पर डाल दी। गायें भी आ गई, योग से पास में पंचायत थी, वहाँ से महिलाएं भी आ गई, और महिलाओं ने वास्तव में इतना ज़बरदस्त आंदोलन किया, रोड पर बैठ गई, पुलिस प्रशासन हटाए तो हटे नहीं, और गीत गाए, भारत में आओ कहिए गौ माता करे पुकार, भारत में आओ जी कन्हैया। फिर आगे जो प्रशासनिक अधिकारी से दुखी थी हुआ, तो कि पटवारी का जाओ सत्यानाश। इस प्रकार कुल मिलाकर के मेरा जो जीवन का पहला अनुभव वो बहुत ही अच्छा। फिर दूसरा मैंने किस सुल्तानपुर में किया, तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे नवनंद सिंह जी, तो पहले तो डर लग रहा था भाई कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेकिन उनका जैसे सहयोग मिला तो मेरा मनोबल बराबर बढ़ता गया। और आज ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई भी समस्या हो किसानों की, तो उसको समाधान के लिए जूझने में कोई संकोच नहीं होता, और बराबर जो भी होता, पर लेकिन जो हमारी परंपरा जो पद्धति उसके अनुसार हम आंदोलन करते हैं। जगदीश जी, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री हो, तो किसान संघ जो आपका किसान संघ है, तो किसानों की किस तरह की समस्या आपके सामने ज़्यादा आती है?
किसानों की समस्याएं ज़्यादा, तो जो किसान अभी भाव नहीं मिलना प्रमुख जो मूल समस्या है किसान की। आज एमएसपी ने मानो भारतीय किसान संघ एमएसपी की बात नहीं करता, भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य की बात करता। और उसमें भी इन्होंने जो श्रेणियां बना रखी है उसमें FL2 यानी कि फैमिली लेबर वगैरह सब जोड़ करके और उसके अनुसार दिया जाए। आज ये दुर्भाग्य है भाई साहब कि एक कर्मचारी है और जब देश में लगता है कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो फिर पूरा चारों ओर हल्ला होता और किसान भी उसी आवाज़ में आवाज़ मिलाता और अन्य लोग भी उस आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और पत्रकार मीडिया जगत सब उनकी समस्या को रख करके भाई महंगाई बढ़ रही है। उसको देखते हुए सरकार क्या करती है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, कभी 7% कभी 9%, इस प्रकार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो महंगाई भत्ता बढ़ाया और जब महंगाई कम हुई तो क्या उनका महंगाई भत्ता कम किया गया? बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो संगठित हैं। आज हमारे ये दुर्भाग्य है किसान का, हमारी सरसों जो 8,000 के ऊपर बिकती थी आज वो 3800 से 4200 के ऊपर आ गई। ये किसानों का दुर्भाग्य है। और इस सरकारों की जो है ना नाकामी मानो, या सरकार जो किसानों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो संवेदनहीन सरकारें कोई सी भी हो। आज सोयाबीन जो 7,500-8,000 बिकती थी, सोयाबीन का उत्पादन क्या निकलता है मुश्किल से, यदि मौसम साथ दे दे तो 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल एक बीघा में, जबकि है ना, और यदि मौसम ने साथ नहीं दिया तो उसमें 8,000 10,000 रुपये प्रति बीघा का खर्च आता है। वो जो जुताई वगैरह वो तो अलग है, लेकिन बीज हकाई जुताई और दवाई उसी का 10,000 रुपये बीघा खर्चा आ जाता और निकलती 20 किलो 30 किलो। लेकिन इसको कोई नहीं देखता। गेहूं का दाम देख लो, अन्य जितने भी कृषि जिन्स है। तो भारतीय किसान संघ का तो सबसे पहले जब स्थापना हुई तब भी एक ही था, लाभकारी मूल्य किसान को मिले। उसके लिए भारतीय किसान संघ, जैसे अभी हम 19 दिसंबर को दिल्ली गए तो उसमें भी प्रमुख विषय हमारा यह था भाई किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महंगाई के नाम पर 7% 9% आप बढ़ा देते हो। MSP की भी बात करें तो जब एक तरफ सरकार 7% महंगाई भत्ता बढ़ा रही कर्मचारियों का, और किसान की MSP कितने प्रतिशत बढ़ाती है? 4%। बिल्कुल, तो घोर अन्याय है ना किसानों के साथ में। जब आप मान रहे हो कि महंगाई 7% बढ़ी है तो फिर किसान का 4% क्यों? ये दोगली नीति जो सरकारों की है ये किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। जगदीश जी, आप जिस संगठन से जुड़े हैं, सरकार भी आपकी होती है, लेकिन फिर भी आप राजनीति में संघर्ष से पीछे नहीं रहते, तो सरकार को आप क्या मूल बात बताते हो? तो दिनेश जी साहब, सरकार कोई भी हो, किसी भी विचारधारा की हो, सरकार कोई किसानों की कोई सरकार नहीं होती। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, हमारे सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कहा कि भाई माँ होती है, तो माँ जब घर के काम करती रहती है, घर के कार्य में इस प्रकार मगन हो जाती है कि उसका जो बच्चा है उसको दूध पिलाए कितना समय हो गया, भोजन कराए कितना समय, इसको भूल जाती है। लेकिन फिर जब बच्चा रोता है तो माँ को ध्यान में आता कि बच्चे को भूख लग रही है, इसको दूध की आवश्यकता है, इसको भोजन की आवश्यकता है। तो ये जो सरकारें हैं, सरकार में आने के बाद में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि ये जो किसान संगठन है ये अंकुश के रूप में काम करते हैं। और यदि ये अंकुश नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि कोई सरकार किसी की नहीं है, जिसमें किसानों की तो बिल्कुल ही। तो इसलिए अंकुश के रूप में भारतीय किसान संघ कार्य करता है और समय समय पर सरकारों को याद दिलाता है कि भाई आप सत्ता में हो, शासन में हो, और किसानों की इस प्रकार की समस्या, और इसकी समस्या किसान संघ केवल समस्या ही नहीं बताता। किसान संघ का एक ध्येय है कि समस्या के साथ साथ में समाधान बताना। ये अन्य संगठनों में शायद होता नहीं होता, पर भारतीय किसान संघ में आज कोई समस्या लेकर के हम गए और हमने समक्ष जो भी मंत्रीगण है, राजनीतिक दृष्टि से देखो या प्रशासनिक दृष्टि से देखो, उनको कोई समस्या बताएं। मान लो कोई नाला है या कोई हमारे धोरे की ड्रेन की कोई समस्या, हमने कह दिया हमारे इस प्रकार के पानी भरता है खेतों में और ये बहुत बड़ी समस्या, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो हम समस्या बता करके आगे और उचित समाधान बता करके नहीं आए। भाई ये जो पानी बढ़ता है इसका निकास किधर है और ये कहाँ से कैसे जाएगा, किसान के खेत भी बसे रहें और इसकी निकासी भी हो जाए। यदि हमने इस प्रकार समाधान नहीं बताया तो हम समस्या बता करके आगे, प्रशासन को लगा भाई किसानों की समस्या, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। तो समाधान कभी कभी, क्योंकि वो तो एसी में बैठे रहते हैं, उनको क्या पता पानी का बहाव किधर है, किधर क्या किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो बैठे बैठे ऑर्डर दे देते हैं नीचे और जाते हैं और उसको पानी को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। तो पहले 5 खेतों में बढ़ता था, फिर 7 खेतों में बढ़ने लग गया। तो किसान संघ इसके साथ साथ में जो समस्या के साथ में समाधान, किसानों का उत्थान किस प्रकार होगा, किसानों का
भला किस प्रकार होगा, ये समस्या भी के समाधान भारतीय किसान संघ बताता है। जगदीश जी, बहुत से किसान संघ है जो हिंसात्मक रूप से आंदोलन को की रूपरेखा तैयार करते हैं। आपका संगठन किस तरह किसानों की समस्याओं के लिए सरकार के पास पहुंचता है? दिनेश जी साहब हमारे जो संस्थापक थे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, वह ऐसा नहीं कि उन्होंने किसान संघ की स्थापना की तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे या ये दम पड़ते थे कि सब किसानों की समस्याएं केवल किसान संघ ही करा सकता। उनका एक ध्येय था, वो कहते थे कि केवल एक किसान संघ से समाधान, किसानों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं। हाँ ठीक है, हम एक विचारधारा लेकर के चलते हैं, लेकिन किसान व्यापक है, किसानों की समस्याएं व्यापक है। तो इस प्रकार के अन्य प्रकार के संगठन आने चाहिए, खड़े होने चाहिए। लेकिन साथ में उनका एक था कि ये जो संगठन आए ये राष्ट्रवादी विचार लेकर के गैर राजनीतिक रूप से अपने किसानों के क्षेत्र में आए और कार्य करें। भारतीय किसान संघ उनका आगे बढ़ करके स्वागत करेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आज जो किसान संगठन जो आ रहे हैं और जिस प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं और ये जो किया जा रहा है, तो वह कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक हित ज़्यादा है, किसान हित कम है। क्योंकि आज कोई एक किसान नेता ये कहे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के भाई इनका ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, तो हम इनका ग्राफ नीचा लाना चाहते हैं। अरे उनका ग्राफ ऊंचा जा रहा है तो हमें उसे आपत्ति नहीं है, हमारे तो किसान का ग्राफ नीचे जा रहा है, ये ग्राफ ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा जाना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो तरीका किस प्रकार हो सकता है जिससे देश, समाज और अन्य प्रकार के हमारे जो बंधु है, आज व्यापारी है वो कौन है, वो भी तो हमारे ही है ना, कर्मचारी वो कौन है, वो भी हमारे, अन्य किसान हैं, अन्य प्रकार के जो कार्य करने वाले हैं, अन्य समूह के लोग वो कौन है, वो भी तो हमारे हैं ना। तो उन सबकी भी आत्मीयता हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ यदि इस प्रकार सब लोगों की आत्मीयता हमारे साथ जुड़ जाए और इस प्रकार का आंदोलन हम करें तो उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। पिछली बार जब आंदोलन हुआ, सब किसान संगठनों से किसान संघ की बातचीत हुई, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बातचीत की, भाई ये समय है किसानों को बहुत कुछ दिलाने का, लेकिन ये जो राजनीति है इसको एक तरफ रख दो और ये जो लाभकारी मूल्य 2 या 3 विषय लेकर के पूरे देश में हम संगठित होकर के आंदोलन करते हैं। पर जिनको जो जैसा उनकी रीति नीति है, उनका जो ध्येय है, उनका ध्येय दूसरा, तो इससे जो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं उससे किसान का भला नहीं होता, किसान का और नुकसान होता और समाज में एक नकारात्मक भाव किसान संगठनों के प्रति, किसानों के प्रति ये बनता है। तो इस प्रकार की जो आंदोलन है उनसे दूरी बनाए। दूसरा जो है, सरकार भी क्या होता, सरकार जैसे हमने आंदोलन किया 19 दिसंबर का दिल्ली में 1 लाख किसान गए, तो सरकारों को लगता है कि जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम धमाचौकड़ी नहीं कर रहे, हम रास्ता नहीं रोक रहे, हम कर्मचारियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, हमारे जो हम भारतीय किसान संघ नारा लगाता है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, हम इनके साथ धक्का मुक्की करेंगे तो देश का विकास कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। तो इस प्रकार का ध्येय लेकर के जब हम चलते हैं और हम आंदोलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार इसको हमारी कमजोरी समझती है। जगदीश जी, भारतीय किसान संघ अब सरकार से क्या मांग करता है? भारतीय किसान संघ जो हमने आंदोलन किया उस समय मांग पत्र रखा था, तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को मिले। दूसरा, आज जो जीएसटी है और लागत कैसी, आज हम हिसाब जोड़े, किसान हिसाब नहीं जोड़ता कभी, और महंगाई के नाम पर हल्ला करते हैं ना, वह भी एक बार हिसाब जोड़े। महंगाई के नाम पर हल्ला करते हैं कि तेल हो गया 125 रुपये लीटर, खाने का तेल, यही करते हैं ना। अभी कितना बिक रहा, 105, 100, 105, यानी कि 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई। एक परिवार में जब 5 सदस्य हैं और वो एक दिन का, एक समय का जब भोजन बनाते तो मैं समझता हूँ 30 मिलीलीटर तेल का उपयोग करते होंगे, इतना ही करते हैं ना। अब 30 मिलीलीटर सुबह, 30 मिलीलीटर शाम को, 60 मिलीलीटर हो गया। एक महीने से गुणा कर दो 180, यानी कि 2 लीटर मांग लेते हैं अपन। अब 2 लीटर तेल वो जो 105 रुपये में आ रहा था वो 125 में हुआ तो 250 रुपये हुए। ऐसे 210 रुपये थे, हाँ ना। तो कितने बढ़े एक महीने में? 35 रुपये, 40 रुपये। यही बड़ी ना महंगाई।
लेकिन इस महंगाई को लेकर के हल्ला करने वाले किसान भी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। सरकारें क्या होती है, जब सामूहिक रूप से कोई आवाज़ आती है तो फिर उसकी ओर ध्यान देती है। तो यह जो आवाज़ है, ये आवाज़ आते हैं, सरकार क्या करती है? अभी क्या किया, पाम ऑयल जिस पर 38.5 स्टाम्प ड्यूटी थी, आज कितनी है? 5.5। तो उस समय जब इतनी ड्यूटी थी तो किसान की कृषि जिन्स कितनी बिक्री थी? 7,000 8,000 सरसों सोयाबीन। आज कितनी बिक्री है? आधी रेट आ गई। तो इसमें नुकसान किसका? केवल एक 25 रुपये अतिरिक्त चार्ज, हम तो 100 रुपये मान लें, 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज एक परिवार पर आ रहा है। उस 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के चक्कर में आज किसान खून के आंसू रो रहा। तो आपने जीएसटी कृषि यंत्रों पर, कृषि संयंत्रों पर, कृषि की जो दवाएं वगैरह है इन पर जीएसटी आपने 28%, 35%, 18% इस प्रकार का लगा रखा। तो किसान भी तो उत्पादन करता है ना। तो किसान जब उत्पादन करता है तो कृषि संयंत्र वगैरह जो भी कृषि में जो उसके उपयोगी हैं उन पर जीएसटी मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसान आज जो लागत बढ़ती जा रही है वो लागत तो कम नहीं हो रही ना। किसान की कृषि जिन्स के मूल्य कम हो रहे हैं, लेकिन किसान की खेती में जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार जो लागत है उसको कम किया जाए, जीएसटी समाप्त किया जाए, किसान के लिए लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। और जो आप प्रधानमंत्री जो कृषक सम्मान निधि जो दे रहे हो, वर्तमान युग में जो इस प्रकार आर्थिक युग है तो उसमें ये कम है, इसको बढ़ा करके दिया जाए ताकि किसान को थोड़ा बहुत आर्थिक संबल मिले। तो इस प्रकार के विषय लेकर के हमने आंदोलन किया और सरकार को बार बार हम मांग पत्र के हम देते भी हैं, लेकिन लगता है कि सरकारें कभी कभी ऐसा हमें भी महसूस होता है कि वास्तव में क्या हम इस मार्ग की ओर चलें क्या। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा जी। इन्होंने किसानों से जुड़ी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की मतलब बात कही। साथ ही किसान संघ किस तरह किसान हित के लिए काम करता है ये बखूबी से आप सब दर्शकों को बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने किसानों की आवाज़ रखने के लिए अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए दिनेश जी और एसटीएन पूरे परिवार को भारतीय किसान संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार।